लास्ट लेक्चर में हम लोगों की जब से कॉन्स्टिपेशन पे बात हुई है तब से हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो आपका हेमरॉयड सही या एनल फिशर सही या एनल फिस्टुला सही, इन सब में एक कॉमन कारण है। वो कॉमन कारण क्या है? दैट इज द कॉन्स्टिपेशन। यानी जब भी जीआईटी के किसी डिसऑर्डर की जिक्र आएगी, जीआईटी का कोई भी डिसऑर्डर पढ़ोगे, वहाँ पे 99% चांस ये होंगे कि अगर इन्फ्लेमेशन है, कोई टीयर हो रहा है, कोई मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होगा वो होगा कॉन्स्टिपेशन। इसीलिए जैसे अपने हम लोगों ने, तुमने सुना होगा या सुनोगे आगे चल के थोड़ा सा, कि आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये मान के चलता है कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको क्या बोलता है? उनको कहता है कि इन सबकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? हमारे स्टमक से हो रही है। यानी अगर हमारा पेट बाधित है, अगर हमारे पेट की गड़बड़ है, जैसे तुमने सुना होगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को प्रैक्टिस में बोला जाता है कि आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं वो पेट के डॉक्टर होते हैं। क्या किसी ने ऐसा सुना है? उसके पीछे रीजन क्या है कि हम, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो क्या है? अग्निमांद। तुम लोग पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे, है ना? वो कहता है कि अगर अग्निमंद हो जाती है, जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसी की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। उससे आम बनता है, आम से वो एक अलग सीक्वेंस है। तो मैं जितनी जीआईटी के डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ इसमें ये दृष्टिकोण जरूर रखना है तुम लोगों को कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें एक डिजीज हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द एनल फिशर। उसी के सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं हेमरॉइड्स के बारे में। हेमरॉइड्स क्या है इसको एक बार जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने लिखा है कि हेमरॉइड इज ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स। ध्यान रखेंगे कि हेमरॉइड का दूसरा नाम क्या है? पाइल्स कहते हैं इसे हम। और लिख रहा है कि हेमरॉइड इज स्वेलन एंड इन्फ्लाम्ड वेन इन एनस एंड लोअर रेक्टम। यानी जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पाइल्स है या हेमरॉइड है, इसको क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये क्या है? स्वेलन और इन्फ्लाम्ड वेन है। अब इसके लिए मैंने एक फोटोग्राफ जो है तुम लोगों को यहाँ दिखाया है कि जो वेन्स हैं हमारी, इन वेन को अगर देखेंगे, तुम लोग देख पा रहे हो, तो ये क्या है? स्वेलन हो चुकी है इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये देख पा रहे हो फोटो, है ना? यानी जो वीनस सप्लाई है, जो वीनस एरिया है ये रेक्टम का, इसमें क्या हो रहा है? इन वेन का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है। इसी को अपन क्या कहते हैं? सॉरी, इसी को हेमरॉइड्स कहते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? मैंने बताया था एनल फिशर में टीयर होता है, कट लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई कट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो वेन्स हैं ये क्या हो चुकी हैं? स्वेल अप हो चुकी हैं। देख पा रहे हो? यानी इनके अंदर जो है ब्लड भरा हुआ है। अभी ये से समझना है ना, ये वेन जो है इन्फ्लेमेंड हो चुकी हैं, और इसमें इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को ही क्या कहते हैं? हेमरॉइड्स कहते हैं। यानी पाइल्स और हेमरॉइड्स कुछ अलग नहीं है। ये क्या है? इट इज द इन्फ्लेम्ड वेन। जो वीनस सप्लाई है, जो वीनस एरिया है, वो क्या हो चुका है? उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है। और ये एनल और रेक्टम दोनों में ध्यान रखेंगे, यानी आउटर जो रिंग एनल की वहां और रेक्टम दोनों जगह पाई जा सकती हैं। अगर इसके टाइप ऑफ हेमरॉइड के बारे में हम बात करें तो टाइप ऑफ हेमरॉइड का क्लासिफिकेशन इसी के आधार पर है। ध्यान रखेंगे, टाइप ऑफ हेमरॉइड में मैंने पॉइंट डाला है। तो अगर टाइप ऑफ हेमरॉइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्सटर्नल हेमरॉइड। अब इसका नाम ही बता रहा है आपको कि जो एक्सटर्नल हेमरॉइड है, एक्सटर्नल हेमरॉइड है आपका, इसका जो अपीयरेंस होगा ये क्या होगा? ये एनल कैनाल के बाहर होगा, यानी इट कैन बी सीन एक्सटर्नली। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड है इसे बाहर से, जो वीनस एरिया है, या ये कह सकते हो कि जो इन्फ्लेमेशन आप ये देख पा रहे हो, ये बाहर से इजीली विजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए टाइप ऑफ हेमरॉइड में एक टाइप हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। इट कैन बी सीन आउटसाइड द एनल एरिया, इसे बाहर से देखा जा सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? टाइप ऑफ हेमरॉइड में एक टाइप है एक्सटर्नल हेमरॉइड। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें कि इसे कैसे पहचानेंगे, तो देखो हेमरॉइड में सब में एक शिकायत क्या है? इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैं बात करूंगा। इसमें पेन मिलेगा, इसमें इचिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसमें इचिंग होगी, पेन होगा, ब्लीडिंग भी इसमें देखने को मिलेगी, है ना? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इरिटेशन होगा। ये सारे कैरेक्टरिस्ट में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कॉमन कैरेक्टर हैं सभी में, लेकिन अगर हम दूसरे टाइप ऑफ हेमरॉइड में बात करें जिसका नाम है इंटरनल हेमरॉइड। अब इसका भी नाम बता रहा है कि इंटरनल का मतलब इट कैन नॉट बी सीन,
है ना। ये इंटरनल हेमरोइड है तो याद रखेंगे ये आपका कहाँ होगा, मेनली रेक्टम, इंटरनल रेक्टम में होगा, रेक्टम में होगा, इसको बाहर से देखा नहीं जा सकता है। क्या बात क्लियर हो रही है। अगर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी जो का है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं इसमें एक खासियत होती है, क्या, इस बात को नोट लगा के यहीं लिखेंगे इंटरनल हेमरोइड के पास में, है ना, यहाँ पे लिखेंगे इंटरनल हेमरोइड में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ध्यान रखेंगे इसमें। यानी जो इंटरनल हेमरोइड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, पेनलेस ब्लीडिंग सीन इन इंटरनल हेमरोइड, सीन इन इंटरनल हेमरोइड। लोकेशन के आधार पे बता रहा हूँ भैया, ध्यान रखेंगे। तो जो आपका इंटरनल हेमरोइड है इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें पेनलेस जो है ब्लीडिंग होगी। क्या बात समझ में आ रही है। अरे क्या ये टाइप ऑफ हेमरोइड में समझ पा रहे हो, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है ऑन द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप का है दैट इज द थ्रोम्बोज्ड। थ्रोम्बोज्ड का मतलब क्या है भैया, थ्रोम्बोसिस एक फिनोमेना पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो थ्रोम्बोज्ड तीसरा जो टाइप है दैट इज द थ्रोम्बोज्ड, थ्रोम्बोज्ड हेमरोइड। अब ये थ्रोम्बोज्ड जो हेमरोइड है इसका भी अपने आप में नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होगा, यानी जो वेन है, जो अभी मैंने बताया कि रेक्टल एरिया की ये जो वेन्स हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ब्लड जमा हो जाएगा इस तरीके से, ध्यान रखेंगे। तो ये जो वेन है अगर इसमें ब्लड जमा हो जाएगा तो तुम लोग जानते ही हो कि ब्लड अगर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर देखने में, ये जब इसे पाल्पेट करके देखेंगे, टच करके देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान में, तो ये क्या होगा, ये आपका सॉलिड हेमरोइड होगा, ध्यान रखेंगे, है ना, सॉलिड होगा नेचर में, सॉलिड इन नेचर। इसको पाल्पेट करके देखेंगे तो सॉलिड इन नेचर ये जो हेमरोइड होगा इसको बोलेंगे थ्रोम्बोज्ड, है ना। थ्रोम्बोज्ड का मतलब सीधा सीधा है कि इसके अंदर ब्लड का क्या हो चुका है, इसमें ब्लड क्लॉट हो चुका है। इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे भाई एक, है ना, थ्रोम्बोज्ड की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें सीवियर पेन होता है, ध्यान रखेंगे ना, सीवियर पेन। अभी मैं इसके और डिटेल में जाऊंगा तो बताऊंगा, तो याद रखेंगे सीवियर पेन, सीवियर पेन एंड हार्ड लंप। तो वो मैंने बता दिया क्योंकि ब्लड अगर जमा हो जाएगा तो इसमें लंप का मतलब समझते हैं ना, गांठ, तो हार्ड जो है का है लंपी नेचर का होगा, इसे टच करके देखेंगे तो ये दबेगा नहीं, सीधी सी बात है, और इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरीके से अगर हम टाइप ऑफ हेमरोइड के बारे में बात करें तो मैंने तुम लोगों को 3 टाइप के हेमरोइड बताए, और मैंने बताया कि हेमरोइड क्या है। तो हेमरोइड में हमने देखा इट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द वेन इन द रेक्टम और एनल एरिया। एनल एरिया में अगर वेन और जो है का है स्वेलिंग होती है उसमें, और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को हेमरोइड कहते हैं। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, कारण में बेसिक कारण वही है भैया, है ना। कौन से कारण, जो मैंने तुम लोगों को किस में पढ़ाए हैं, जो मैंने तुम लोगों को एनल फिशर में पढ़ाए हैं, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, और उसमें लगभग लगभग सेम कारण है। तो कॉजेज ऑफ हेमरोइड में आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एक इस तरीके से 2-4 पॉइंट डाल लेने हैं। हाँ पूछो। ठीक है, वेन रप्चर होगा, लेटर स्टेज में रप्चर होगा, बात करेंगे अभी उस पर। वेन रप्चर होती है लेकिन उतना देखो, वेन रप्चर अगर ये इन्फ्लाम हो चुकी है, अगर ये स्वेलअप हो चुकी है तो वेन के रप्चर होने के चांस ज़्यादा होंगे। इनिशियली स्टेज में ये रप्चर नहीं होती है ना। जो एनल फिशर से ये डिफरेंट इसीलिए है कि वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आई, वहाँ तो जस्ट कट लगा है। लेकिन हेमरोइड आपका इनिशियल स्टेज में ये वेन जो का इन्फ्लेम्ड होकर के स्वेलिंग होकर के एक लंपी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये जनरली रप्चर नहीं होते। हाँ, लेटर स्टेज में ये रप्चर होंगे तब ब्लीडिंग होगी। इनिशियली तो ये जो का है, अगर इसको हेमरोइड को देखोगे तुम लोगों ने सुना होगा कि जो गांठ बन जाती है, इसको लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं मसा। तो इसको टच करने पर ये उस समय जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो रखा है उस दौरान ये ऑब्जर्व होगा, कुछ दिन बाद अपने आप गायब हो जाएगा, फिर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, फिर स्वेलिंग होगी, फिर गायब हो जाएगा। रप्चर नहीं होता है, लेकिन लेटर स्टेज में रप्चर होगा। इन दैट केस ब्लीडिंग विल ऑल्सो अकर। और ब्लीडिंग में मैंने ये भी बताया तुम लोगों को, एनल फिशर में बताया था
कि ऐसे केसों में जो ब्लीडिंग होती है वो फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है। कल मैंने ये बात जिक्र की थी तुम लोगों से। तो जनरली इसमें जो है ये रप्चर इनिशियली नहीं होगा भैया, है ना। इनिशियली केवल इन्फ्लेमेशन होगी और स्वेलिंग होगी, एक नोड्यूल बनेगा, एक गांठ का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बात क्लियर हो रही है अभिज्ञान? लेटर स्टेज में रप्चर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। लेटर स्टेज में ये रप्चर होगा, तभी तो ब्लीडिंग होगी, तभी ये अपना भयानक रूप लेगा, तभी आगे चल के इसके बारे में अभी बात करेंगे। जब तक ये नोड्यूल्स फॉर्म होकर के इसके अंदर जो है गांठ ये बनी हुई है, इसको अपन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चला करके इसे जो है क्या कर देते हैं, इसे सप्रेस कर देते हैं, तो ये सप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो फिर ये केस में, अगर जिस केस में रप्चर हो गया है, फिर इसको क्योर करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे, और ब्लीडिंग उस केस में फिर जो है हैवी ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो कॉजेज में लिखेंगे, पहला कॉज आप लिखेंगे इसमें स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द वोवल मूवमेंट, है ना। अगर वोवल मूवमेंट के दौरान, मैंने बताया था कि जितने भी ये केस हैं आपको इल्डर एज के लोगों में मिलेंगे, है ना, और बच्चों में मिलेंगे। उसके पीछे रीजन मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेनिंग, यानी जब भी कोई वोवल पास करता है तो अपन क्या कहते हैं, अपन उसे सलाह देते हैं कि भैया जो है वोवल पास करते वक्त स्ट्रेनिंग नहीं लगानी है, तनाव नहीं लगाना है ना, जोर नहीं लगाना है, सिंपल भाषा में। तो स्ट्रेनिंग इसका एक रीजन हो सकता है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द वोवल मूवमेंट, यानी वोवल मूवमेंट के समय किसी भी तरीके की स्ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्ट्रेनिंग ले रहा है, कोई किसी भी तरीके का दबाव क्रिएट कर रहे हैं वोवल जाते वक्त, मोशन के वक्त, तो ये कारण हो सकता है, यानी उस वेन में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी और वहां पर क्या हो सकती है, वो वेन स्वेल हो सकती है। दूसरा जो कारण है आपका, दैट इज द सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड इन टॉयलेट, सिटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड इन टॉयलेट। तुम लोगों ने देखा होगा आजकल इस पे बहुत सारी रिसर्च आ रही है कि लोग मोबाइल लेकर के कमोड पे बैठ जाते हैं, है ना। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अभी इसके अकरेंस में बारे में बात करूंगा तो समझ में आएगा कि ये क्या बीमारी है ना। तो अगर लंबे समय तक टॉयलेट में जाकर के लोग, आजकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे ज्ञानी है कुछ लोग किताब पढ़ ले रहे हैं शाहरुख खान को देख करके, हैं, ये हरकतें नहीं करनी है। लॉन्गर पीरियड तक अगर आप ऐसा करते हैं, सिटिंग करते हैं, कमोड पे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टा, है ना, तो नहीं करना भैया, ये एक कारण हो सकता है ना। ऐसा हो रहा क्यों है, तो इसके बारे में सीधी सी बात है कि जब आप उस पॉस्चर में बैठते हैं तो वहाँ की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वेन के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। अगला कारण याद रखेंगे, हैविंग क्रोनिक डायरिया। ध्यान रखेंगे भैया, कल सवाल पूछा था विज्ञान, हैविंग क्रोनिक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक लंबे समय से है। अगर लंबे समय से किसी व्यक्ति को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है, दैट कैन बी द रीजन फॉर द हेमोरॉइड एज वेल। याद आ रहा विज्ञान के नहीं? कल तुमने पूछा था कि बॉस डायरिया कैसे रीजन हो सकता है, तो मैंने बताया था कि अगर बहुत बार जो है बबल पास करोगे तो म्यूकोसा इरोड हो सकती है, और इरोड होकर के टीयर हो जाएगा, दैट विल टेक द एनल फिशर। तो उसी सीक्वेंस में अगर लंबे समय से बार बार कोई अगर डायरिया की कंडीशन में और लंबे समय से है, तो दैट कैन बी द रीजन फॉर हेमोरॉइड एज वेल। उसके बाद आपको याद रखेंगे प्रेगनेंसी, बीइंग प्रेग्नेंट, है ना, बीइंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में इसके चांस बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि उस दौरान भी इंक्रीज होता है प्रेशर, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद अगर देखें तो एक कारण इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मैंने जब बताया था कल, एनल फिशर का भी एक कारण है, दैट इज द हैविंग जो का है एनल इंटरकोर्स। एनल इंटरकोर्स इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करेगा, मैकेनिकल डैमेज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। और साथ में आपको याद रखना है कि हैवी लिफ्टिंग अगर कोई कर रहा है, हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है, दैट मे बी द रीजन। ध्यान रखेंगे भैया, हैवी वेट लिफ्टिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। कोई बहुत भारी वजन उठा रहा है डे बाई डे, तो दैट मे बी द रीजन। क्या बात क्लियर हो रही है? एक और इम्पॉर्टेंट रीजन लिख लेंगे, ओबेसिटी। वैसे तो ओबेसिटी पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। बीइंग ओबीस, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो भैया मोटे के साथ में तो बड़ी तकलीफें हैं, है ना। जैसे तुम लोग नेक्स्ट ईयर जो पढ़ोगे चिकित्सा में, तो वहाँ पे वैसे कुछ लोग तो अभी पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा जिक्र तो आया ही है कि जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, अष्टोनिंदित पुरुष पढ़ोगे ना तुम लोग, है ना,
अष्टोनिंदनीय अध्याय जो तुम्हारा है चरक में, वहां पे क्या बात आई है कि मोटे और पतले की दोनों की बात आई है। तो चिकित्सा की जब बात आती है तो कठिन किसके लिए है? मोटे व्यक्ति के लिए, है ना, स्थौल्य की चिकित्सा। हाँ, उसका रीजन क्या है कि ये साला जो का किसी भी तरीके से ठीक नहीं है ना, ज्यादा परिश्रम नहीं सहन कर सकता। पतले को तो अपन खिला पिला करके टॉप कर देंगे। तो इसी तरीके से जो ओबीज है, इस पे अलग से ओबीज पे कभी चर्चा करेंगे। तो ओबीज भी एक कारण हो सकता है कि कितना मोटा है, तो उससे भी क्या होगा, स्ट्रेन क्रिएट हो सकता है और वेन क्या हो सकती है, वेन के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। क्या बात क्लियर हो रही है भैया? क्या ये कारण समझ ठीक है? ये कारण कॉमन से कारण है जिसमें अपन ने इनको एकदम रट जाना है। अब बात करते हैं भैया डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस तो मैंने जिस तरीके से वहां हमने बात की थी, इसमें आपको क्या करना है, एनल स्कोप से इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के अगर बारे में बात करें तो एनल एरिया को अपन जो का है ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें एनल स्कोप है ना, ऑब्जर्व बाई एनल स्कोप। तो एनल स्कोप से देख सकते हैं इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान। एंडोस्कोपी करा सकते हैं भैया, है ना। एंडोस्कोपी में अगर टाइप देखेंगे तो प्रोक्टोस्कोपी, रेक्टम को अगर देख रहे हैं तो प्रोक्टोस्कोप से या प्रोक्टोस्कोपी, है ना, प्रोक्टोस्कोपी करा सकते हैं। इस तरीके से इसको देखेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस में जब भी बात आ रही है तो डायग्नोसिस के दौरान पोजीशन मैंने शायद तुम लोगों को कल भी बता दिया था कि व्यक्ति को अपन को क्या है, प्रोन पोजीशन में लिटाना है या लेटरल पोजीशन जैसे यहाँ दिखा रखी है एट द टाइम ऑफ एंडोस्कोपी। ये फोटोग्राफ देख पा रहे हैं भैया, है ना, ये एंडोस्कोप इसमें इंसर्ट जो है रेक्टम के एरिया में पास करके उस एरिया को अपन ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आईबीएस पढ़ाया था, वहाँ भी ये बात बताई थी, सेम कहानी चल रही है। क्योंकि जिस एरिया को देखना है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। क्या बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? डायग्नोसिस की बात समझ में ठीक है। डायग्नोसिस में एनल स्कोप एग्जामिनेशन कर सकते हैं और अपन इसे एंडोस्कोपी से ऑब्जर्व करके इसे पहचान सकते हैं। अच्छा, कॉजेज के बारे में अगर बात करेंगे हम, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कॉजेज में मैंने तुम लोगों को, अच्छा कॉजेज में मैंने बता ही दिया है कि स्टेन ये भी। अच्छा, ये याद रखना कि जितने भी ये कॉज मैंने जो बताए हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल आर क्रिएटिंग अ प्रेशर इन द लोअर रेक्टम एरिया। तो लोअर रेक्टम एरिया में प्रेशर इंक्रीज करा रहे हैं भैया। नोट, ये जितने भी काम हो रहे हैं, है ना, इसमें एक नोट लगाना चाहो तो कॉजेज में मेन अगर एक पॉइंट में कोई तुमसे पूछे कि भैया ये सारे कारण क्या कर रहे हैं ना, तो इसमें नोट लगा के यहीं पे लिख लेंगे, है ना। ऑल आर इंक्रीजिंग, ऑल आर इंक्रीजिंग क्या, प्रेशर, ऑल आर इंक्रीजिंग प्रेशर इन लोअर रेक्टम एरिया, है ना। अगर इसमें देख लो जितने भी कारण मैंने लिखा है, स्ट्रेनिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठ रहे हो, या क्रोनिक डायरिया कॉन्स्टिपेशन है ना, प्रेगनेंसी है, एनल इंटरकोर्स है, ये सभी रीजन है। ये रीजन क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और इस प्रेशर क्रिएट की वजह से ही जो एनल एरिया की वीनस सप्लाई है उसमें जो है स्वेलिंग आ सकती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? कॉमन सी बातें हैं बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं चल रही है, बेसिक सी बातें हो रही हैं कि जिस भी रीजन से प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वेन का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द हेमोरॉइड। इसी तरीके से डायग्नोसिस में ध्यान रखना है। डायग्नोसिस में सिंपल सी जो है प्रोक्टोस्कोपी करा सकते हैं एंडोस्कोपी या एनालिस्कोप से, या नॉर्मली फिजिकल एग्जामिनेशन से। ये तो मैंने टाइप ऑफ हेमोरॉइड में तुम्हें बताया ही है कि अगर ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड है तो ये तो एक्सटर्नली बाहर से ही दिख जाएगा, अगर ये इंटरनल हेमोरॉइड है तब हमें इसके लिए प्रोक्टोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में ध्यान रखना है, एज सच इन चीज़ों के मैंने कल भी बताया था, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, ध्यान रखेंगे। चाहे वो एनल फिशर हो, चाहे हेमोरॉइड हो, ये कष्टदायक हैं भैया, पेनफुल हैं, सीवियर पेनफुल हैं, बट दीज आर नॉट इमरजेंट केसेस, दीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कैन क्रिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। कॉम्प्लिकेशंस में अगर देखेंगे तो जैसा अभी अभिज्ञान ने पूछा कि बॉस इसमें रप्चर नहीं होगा, बिल्कुल रप्चर होगा। तो अगर लेटर स्टेज में रप्चर होता है, कॉम्प्लिकेशंस हमेशा लेटर स्टेज में ही आएंगे, किसी भी बीमारी के इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो इसमें आपको करेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है कि भैया इस व्यक्ति को एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर लंबे समय से इसमें ब्लड लॉस हो रहा है और ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि इस व्यक्ति को
एनीमिया हो। अगर बात करें जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और सीवियर इसका जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज द स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, है ना, स्ट्रेंगुलेशन। वैसे तो इसका नाम ही बता रहा है इसका मतलब स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड, है ना। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या होता है विज्ञान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंगुलेशन? अरे स्ट्रेंगुलेशन का क्या मतलब है भैया? अरे स्ट्रेंगुलेशन अंग्रेजी का वर्ड है भैया, मेडिकल साइंस नहीं है। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब गांठ लग जाना, है ना। तो अगर मान लो सपोज दैट कि ये किसी भी तरीके की कोई वेन है जो रेक्टल एरिया में इस तरीके से स्वेलअप हो चुकी है और ये आपस में ही इस तरीके से यहाँ पे नोड्यूल इस तरीके से गांठ लग जाए इसमें, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड। तो स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड अगर हो जाएगा तो याद रखना, अगर तुम यहाँ गांठ लगा दोगे, इस एरिया में गांठ लग जाएगी तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी भैया, बंद हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आ रही है? तो याद रखेंगे स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड ये सीवियर पेनफुल होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, देखो हेमोरॉइड में अगर ये पेन है उतना बियरेबल पेन होता है वैसे तो, लेकिन अनबियरेबल पेन है दैट इज गोइंग टू इंडिकेट दैट इट इज ड्यू टू द स्ट्रेंगुलेशन। क्या बात क्लियर हो रही है? स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या हुआ? अरे भैया कहीं की ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर दोगे तो वहां पर क्या बनने लगेगा? अरे वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगा भैया। किसी एरिया की ब्लड सप्लाई अगर आप बंद कर दोगे, गांठ लगा दोगे इसमें, तो क्या होगा? अरे क्या बात क्लियर हो रही है? स्ट्रेंगुलेशन का मतलब, अगर ये कोई सवाल कर रहा है पूछो, क्या कह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है भैया, नेक्रोसिस होकर के गैंग्रीन डेड हो सकती हैं, तभी तो पेनफुल होगा भैया। पेनफुल तो तभी होगा, नेक्रोसिस पेनफुल प्रोसेस है भैया। कौन कह रहा है पेनफुल नहीं होती? नेक्रोसिस जब सेल मरेगी, डेथ होगी तो हाईली पेनफुल होगी। कैंसर का पेन इसीलिए तो क्या माना जाता है, हाईली सीवियर पेन क्यों माना जाता है? सेल की जब डेथ होती है पेनफुल प्रोसीजर है, ये पेनफुल फीलिंग है, ये कह सकते हैं। और यहाँ तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे तुम्हारे इंटरमीडिएट बनते हैं इस दौरान। क्या बात क्लियर हो रही है? सेल की डेथ होगी यहाँ पे ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से, तो इसीलिए स्ट्रेंगुलेशन ऑफ हेमोरॉइड एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, एक्सट्रीमली पेनफुल है। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट होगा ब्लड क्लॉट। अगर यहाँ पे जो है ब्लड में क्लॉटिंग होने की वजह से भी ये भी कॉम्प्लिकेशन है, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये सारी बातें जितनी भी हमने की हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोरॉइड है या आपका जो डायग्नोसिस हमने देखी या इसके जो एग्जामिनेशन के कारण देखे या कॉजेज देखे, नेक्स्ट जो हमारा जो है टॉपिक है दैट इज द मैनेजमेंट, है ना। अच्छा, मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो मैं एक बात बोलता हूं कि मैनेजमेंट में आपको मेडिकेशन की बात अभी हम नहीं करते हैं ना। तो मैनेजमेंट के केस में क्या करेंगे, इसमें तो आपको याद रखना है कि जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, है ना, लिखेंगे यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग का फैक्टर का मतलब क्या है भैया? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब जिनकी वजह से ये समस्या हो रही है, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में आपको याद रखना है कि उनको अपन रिमूव करेंगे। तो रिमूव द ऑल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। जैसे अगर इसमें लिखें तो मैंने बताया कि व्यक्ति ओबेसिटी में है तो रिमूव द ओबेसिटी, यानी इससे कहेंगे भैया वेट कम करो, वजन कम करो अपना, है ना। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक दो कॉमन और एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। जैसे किसी को क्रोनिक कफ है, ध्यान रखेंगे क्रोनिक कफ, इसको भी अपन रिमूव करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो क्रोनिक कफ से भी एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी एक कारण है, ये भी ध्यान रखना। वहां मैंने नहीं लिखाया है तो ये भी एक रीजन है। किसी व्यक्ति को लंबे समय से रोज खांस रहा है तो खांसने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो उस केस में भी इसको भी अपन रिमूव करेंगे। यानी सीधी सी बात क्या है कि अपन सिस्टमेटिक जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो ऐसे लक्षण है जो एब्डोमिनल एरिया में या लोअर रेक्टल एरिया में प्रेशर इंक्रीज करा रहे हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपका पोर्टल हाइपरटेंशन रिड्यूस करेंगे, साथ में
क्या बातें और करेंगे इससे? जैसे हमने कहा कि डायरिया होने के जो कॉजेज हैं, कॉन्स्टिपेशन के, क्लास कंटिन्यू हुआ है, तो जो भी कारण आपके जो हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको कहेंगे कि भैया ऐसा फूड खाओ जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो लिखेंगे ईट हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड, अच्छी खाना खाने के लिए बोलेंगे। हाई फाइबर फूड से क्या होगा, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो इस बात के लिए सजेस्ट करेंगे। ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की खूब मात्रा कहेंगे पीने के लिए, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा पीने के लिए ज़्यादा कहेंगे। और साथ में क्या कहेंगे, आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया था, अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग। ये वही वाली बात आ रही है निदान परिवर्जन की भैया, है ना, जो भी कारण है अपन उसको अवॉइड करा रहे हैं मैनेजमेंट में, है ना, तो कहेंगे भैया अवॉइड लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग सिटिंग इन टॉयलेट, लॉन्ग सिटिंग इन टॉयलेट। अगर टॉयलेट में ये लंबे समय तक बैठ रहे हैं भाई साहब, तो इनको क्या कहेंगे कि जो है शाहरुख खान को इंस्टाग्राम पे सुन करके कि मैं बैठ करके न्यूज़पेपर, अखबार, बायोग्राफी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे भैया, है ना। लंबे समय तक सिटिंग इससे अगर ये परेशान है तो इनको सजेशन देंगे कि भैया और ज़्यादा समय तक नहीं है। डोंट स्ट्रेन, मतलब समझ रहे हो, डिफिकेशन के दौरान स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए मना करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक और कारण लिखेंगे जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोगों को बताया था, डोंट सप्रेस द अर्ज ऑफ डिफिकेशन, है ना, डोंट सप्रेस, यानी अगर फीलिंग आ रही है कि डिफिकेशन के लिए जाना चाहिए तो सप्रेस द फीलिंग ऑफ डिफिकेशन। इस चीज को क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में ही आ रही है भैया सारी बातें, जिनकी वजह से हो रहा था उनको अवॉइड करा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, अभी मैनेज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं कारणों से अगर ये ठीक हो जाता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? यानी जिस कारण से हो रहा था, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ओबेसिटी में था, क्रोनिक कफ से था, पोर्टल हाइपरटेंशन, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, ज़्यादा अगर लेस फाइबर ये रिफाइंड फूड खा रहा था तो वो एक कारण था, तो हमने सोचा कि चलो इसको अच्छा खाना खाने का सजेशन देंगे। इसीलिए प्लेंटी ऑफ वाटर दे रहे हैं कि ताकि से कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो स्ट्रेन नहीं आएगा, है ना, उसकी वजह से कोई भी मैकेनिकल डैमेज नहीं होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अरे क्या बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अगर ट्रीटमेंट में देखें तो भैया बेसिक सा ट्रीटमेंट है इसका। बेसिक से ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो सबसे पहली सलाह इसको एक ये दे देंगे कि भैया हाई फाइबर या हाई रफेज डाइट, है ना, हाई फाइबर या रफेज, है ना, रफेज डाइट, हाई फाइबर या रफेज डाइट के लिए बोलेंगे कि भैया खाना कुछ ऐसा खाओ जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। रेगुलर ऑफ द वॉवल हैबिट, ध्यान रखेंगे, वॉवल हैबिट को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, रेगुलर वॉवल हैबिट। अब इसका मतलब भैया क्या है, रेगुलर वॉवल हैबिट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि हमें इसी वक्त फ्रेश होने जाना है, इसी वक्त टॉयलेट के लिए जाना है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि इसका स्टूल हार्ड वगैरह ना हो जाए, तो इसके लिए क्या याद करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था एनल फिशर में, सेम कहानी, इसको कहेंगे स्टूल सॉफ्टनर देंगे, क्योंकि स्टूल अगर हार्ड है, अनयूजुअल हार्ड है, पास करने में उसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो दैट कैन बी ऑल्सो कॉज हेमोरॉयड, तो स्टूल सॉफ्टनर दे देंगे भैया, है ना। स्टूल सॉफ्टनर देने की जो है इसके स्टूल को पास करेंगे, चाहे वो मिनरल ऑयल से पास करें या मैंने तुम लोगों को कल जो भी ड्रग्स बताए थे उनकी मदद से आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, मिनरल ऑयल। साथ में अगर इसे कहेंगे तो मैंने कल तुम लोगों को एक चीज बताई थी, दैट इज द सिड्स बाथ, हाईली इफेक्टिव है हेमोरॉयड में, पाइल्स में, है ना, दोनों में, यानी हेमोरॉयड हो या फिशर हो तो इसमें सिड्स बाथ है। सिड्स बाथ क्या है भैया, कुछ नहीं है इसमें, मैंने तुमको बताया था, हिप बाथ के नाम से भी जानते हैं इसे। तो एक टब में पानी डाल देना है और उसमें पोटास एलम डाल करके उसको बोलना है कि भैया दिन में 2-3 बार अपन, और खासकर बिफोर डिफिकेशन, आफ्टर डिफिकेशन, है ना, उसकी वजह से भी इसको राहत मिलेगी। 15 से 20 मिनट के लिए 2 से 3 बार इसमें बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा अब बात आ रही है कि मेडिकेशन में क्या है, तो मेडिकेशन क्योंकि इसको पेन की सेंसेशन हो रही है, तो टॉपिकल एप्लीकेशन में मैंने बताया था जाइलोकेन, लिडोकेन, तो भैया जाइलोकेन 2% अवेलेबल है मार्केट में, जाइलोकेन 2%,
एनेस्थेटिक एजेंट है ये। तो ये इसको बिफोर एंड आफ्टर डिफिकेशन, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर डिफिकेशन एनो रिलीफ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। एनो रिलीफ नाम ही इंडिकेट कर रहा है भैया, है ना, एनो रिलीफ। चलो अगर बात करते हैं कि किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो ये बात इंडिकेट कर रही है कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के लिए भैया क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। और एंटीबायोटिक इसमें चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक में अपन एक दो नाम लिख लेते हैं, दैट इज द एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन 5 से 7 दिन के लिए भैया ग्रुप पेंसिलिन ग्रुप की ड्रग है ये। मीनाक्षी क्लास में है क्या? मीनाक्षी क्लास में है? ठीक है, तो भैया एंटीबायोटिक जो है पढ़ते रहना। एम्पिसिलिन किस ग्रुप की है? एम्पिसिलिन किस ग्रुप की ड्रग है मीनाक्षी? पेंसिलिन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लिया। याद रखना भैया पेंसिलिन ग्रुप की है। जैसे तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने एंटीबायोटिक का थोड़ा सा तुम लोगों को जिक्र दिया था, तो उसी तरीके से इसको देखते रहना, ठीक है। तो पेंसिलिन ग्रुप की ड्रग है ये, और इसमें 5 से 7 दिन के लिए अपन इसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ और टॉपिकल ऑइंटमेंट के नाम से याद रखेंगे तो दैट इज द हेपेरिन कंटेनिंग, है ना, ये भी तुमको मिलेगा। हेपेरिन कंटेनिंग, कुछ हेपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट यूज करते हैं, हेपेरिन कंटेनिंग ऑइंटमेंट। अब इसका नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि हेपेरिन कंटेनिंग जो ऑइंटमेंट होगा, हेपेरिन का क्या काम है भैया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेपेरिन नाजिरा? एंटीकोगुलेंट है, यस। एंटीकोगुलेंट होने की वजह से ये ब्लड का क्लॉट नहीं होने देगी, यानी जैसा मैंने बताया था कि जो आपका थ्रोम्बोज्ड टाइप ऑफ हेमोरॉइड है, या इसमें जहां पर भी ब्लड का क्लॉट बनने के चांस हैं उसको नहीं होने देगी, ब्लड सप्लाई को रेगुलर रखेगी। ब्लड सप्लाई अगर रेगुलर रहेगी तो वहां पे इन्फ्लेमेशन के चांस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट में ये अवेलेबल है तुम्हारा हिरुडॉइड के नाम से, है ना, हिरुडॉइड। हिरुडॉइड क्या है आपको याद रखेंगे, हेपेरिन जो का है कहां से ऑब्टेन्ड होता है, हिरुडिन समझते हैं ना, लीच। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? हिरुडिन एरिया, यस। हालांकि आज के समय में हम लोग इसे आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहां से इस बात को याद रखेंगे कि हिरुडॉइड जो क्या है, हिरुडॉइड इज अ ऑइंटमेंट कंटेनिंग द हेपेरिन, आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड किया गया है। इसी तरीके से हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है मीनाक्षी? हाइड्रोकोर्टिसोन, यस, स्टेरॉइड है भैया, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो हाइड्रोकोर्टिसोन कंटेनिंग ऑइंटमेंट आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज द प्रोक्टोसेडाइल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, प्रोक्टोसेडाइल। तो ये वहां पर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। तो ये दो ऑइंटमेंट तुम लोगों को मैंने बताए, दैट इज द हिरुडॉइड और प्रोक्टोसेडाइल। हिरुडॉइड और प्रोक्टोसेडाइल ये दोनों ही ऑइंटमेंट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं आपका। तो इसको अपन हिरुडॉइड, ये तो मिट गया, एक सेकेंड, हिरुडॉइड, हिरुडॉइड और प्रोक्टो जो है सेडाइल, ये दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं। इसकी मदद से अपन क्या कर रहे हैं, हिरुडिन कंटेनिंग है एक, और दूसरा आपका हाइड्रोकोर्टिसोन है। हाइड्रोकोर्टिसोन हैव अ गुड रोल इन टू प्रिवेंट द इन्फ्लेमेशन। क्या बात क्लियर हो रही है? अब चलते हैं 2 सेकंड के लिए, मैंने तुम लोगों को एक दो बात और बता देनी है कि चाहे वो आपका एनल फिशर हो, चाहे वो आपका हेमरॉइड हो, है ना, इनके लिए अगर सबसे बेस्ट कोई दवा है तो वो है आपका लाइफस्टाइल चेंज। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोग हैं अपनी लाइफस्टाइल से चेंज करके ही इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर ये जो भी मेडिकेशन हमने अभी बताया है ये सभी एक तरीके का आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो हमें सर्जरी करानी पड़ सकती है। क्या बात क्लियर हो रही है? अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो ड्रग का नाम लिखना चाहो जो हम क्या देते हैं मेनली आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने याद रखना है कि इन 2-3 बातों का कि इस व्यक्ति में चाहे वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आए, चाहे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन फर्दर इन्हीं को लीड करेगा, चाहे एनल फिशर बनाएगा, चाहे आपका हेमरॉइड बनाएगा, तो इस व्यक्ति को हमें क्या नहीं होने देना, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना भैया, लैक्सेटिव यूज करने हैं। तो आयुर्वेदा की दृष्टि से सबसे अच्छी दवा हम कौन सी लिखते हैं इस केस में?
त्रिफला, ठीक है भैया, त्रिफला दे सकते हैं। त्रिफला के बाद ध्यान रखेंगे अगर टैबलेट फॉर्म में देंगे इसके लिए बड़ा अच्छा मेडिकेशन जो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखेंगे त्रिफला गुग्गलू, ठीक है। उसके बाद आपका अर्शकुठार रस, अर्शकुठार अर्श, ये ट्रीटमेंट एकदम रिकमेंडेड है और बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। क्या लिखेंगे? त्रिफला गुग्गलू, अर्शकुठार रस, और क्या लिखेंगे बताओ? बोलो जल्दी। देखो इसका नाम तो बता ही रहा है, अर्शकुठार, है ना, तो पाइल्स के लिए तो ये सबसे अच्छा है। इसी तरीके से त्रिफला गुग्गलू, शाबाश, यही नाम मैं सुनना चाह रहा था। अभियारिस्ट, भैया अभिया किसका नाम है, कोई बताएगा? जो अभी नाम बताइए, ध्यान रखेंगे इस बात का, अभया नाम ही है इसका, है ना, अभयारिस्ट। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो अभी यहाँ लिखा गया है, त्रिफला गुग्गलू, अर्शकुठार रस और अभयारिस्ट। इसको अपन चलाएंगे और इससे इस व्यक्ति को आराम मिल जाएगा। लेकिन इसको मैंने जैसा पहले बताया, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज डिसऑर्डर टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, टू मेंटेन योर हैबिट, आपके खाने पीने के तरीके, आपकी दिनचर्या कैसी है, इसके आधार पर ये बीमारियां ट्रीट होती हैं। क्योंकि ये क्रोनिक बीमारियों की कैटेगरी में आता है भैया, ध्यान रखेंगे, है ना, लंबे समय से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है समाज में, इसको लेकर के एक स्टिग्मा है कि लोग इनिशियल स्टेज में तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसे इस बात को सजेस्ट करना है, इस बात को बताना है कि आपको अपने आप को जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उनसे बचा के रखना है। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है। देखो अगर इसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने बताया, कितनी सारी चीज़ें मेडिकेशन देने के बाद अगर चीज़ें मेंटेन नहीं होती हैं तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचता है दैट इज़ द हेमोरॉइडेक्टमी। हेमोरॉइडेक्टमी का मतलब हेमोरॉइड को काट करके हटा देना। सर्जिकल इंटरवेंशन में अगर हम देखेंगे तो इसमें अपन लास्ट ऑप्शन में, तो चाहो तो नोट लगा के इसको लिख लो, और तुम लोग चाहो कैसे याद रहेगा तो लास्ट ऑप्शन में अपन लिख सकते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन, ऐसे लिख लेंगे सर्जिकल इंटरवेंशन। ये लास्ट ऑप्शन है भैया, है ना, इंटरवेंशन। और तुम लोग जानते ही हो कि इसमें हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा के अंदर एक सबसे बड़ा दुनिया जिसको मानने लगी है दैट इज़ द क्षार सूत्र प्रोसीजर। आप लोग जानते हैं, नाम सुना होगा। तो क्षार सूत्र इसमें जो का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। और ये सर्जिकल इंटरवेंशन में अपन यहाँ पे लिख लेंगे हेमोरॉइडेक्टमी। हेमोरॉइड को काट रहे हैं भैया, है ना, टमी शब्द जहाँ भी लग जाए काट करके किसी चीज़ को अलग कर देना, ठीक है, हेमोरॉइडेक्टमी, डेक्टमी। इस बात को याद रखेंगे। इस तरीके से तुम्हारा ये हेमोरॉइड पूरी तरीके से कंप्लीट